नमस्कार। डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आप सबका नमस्कार करता है। ये बातें आपको समझना खुद होगा। हर बात में फ़ोन कॉल करके आप हमारे पास कहें सर ये हो गया बताइए क्या करें। मुझे लगता है अभी भी जो मैंने 200 रुपये फ़ीस आप सबसे लगाई थी उस फीस का कोई असर आप लोगों के ऊपर नहीं हो रहा। आप लोग अभी भी हमसे पेशेंट के बारे में पूछ करके और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। आप कोशिश करें कि आप पेशेंट से पहले लड़ें उसके रोग से। जब आप हताश हो जाएं तब आप हमसे संपर्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास पेशेंट आया नहीं कि आपने हमारा फ़ोन घनघना दिया। आपके पास पेशेंट पहुंचता है तब तक आपने मेरा वीडियो कॉल कर दिया। कभी कभी तो ऐसी समस्या आती कि मैं घर में रेस्ट कर रहा हूं, जैसे आज शाम को 5 बजे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं रेस्ट कर रहा था बाहर के बालकनी में अपने तखत पर, और तब तक एक वीडियो कॉल महाराष्ट्र से आ गया। तो कोशिश किया करें कि जैसे हमारा एक समय है कि आप हमसे शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच फ़ोन कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें। मैं अपने डिस्पेंसरी पर रहता हूं, रोगियों के बीच में भी अगर हूं तो आपकी समस्या को समझते हुए मैं तत्काल आपका वीडियो कॉल अटेंड कर लूँगा। अगर बहुत ज़रूरी आपसे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सुबह आप 11 से 12 के बीच में हमसे बात कर लीजिए। जब मैं अपने कॉलेज के अपने ऑफिस में रेस्ट पीरियड में रहता हूं, मेरे पास कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल जब मैं कॉलेज स्टार्ट करवा देता हूं तो फिर मेरे पास अखबार पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है या बैठा हूं, तो उस समय भी आप हमसे बात कर लें। लेकिन जब मैं घर पहुंच जाता हूं तो रात में आपका इमरजेंसी कॉल अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक कॉल के लिए आप हमको परेशान ना किया करें, क्योंकि मेरी व्यस्तता को आप समझ नहीं सकते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं। और विशेष करके आप सबको इस बात के लिए बधाई दूं कि मेरे पास इस समय फॉरेन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। विदेशों के रोगी हमारे फ़ोन कॉन्टेक्ट में हैं और विशेष करके दवा कंपनी की दवा की खपत भी बढ़ रही है, क्योंकि दवाएं सीधे मैं उस कंपनी से भिजवा रहा हूं विदेशों को, और विदेशों को कुरियर करवा करके अपने देश में तो दवा जा ही रही हैं और अपने देश के रोगी तो मिल ही रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब विदेशों में गूंज रही है। अमेरिका और कनाडा के वे हताश रोगी जो अपने यहाँ सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा को आजमा चुके हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 का माना जाता है अमेरिका का मेडिकल कंसल्टी, लेकिन वहाँ के रोगी निराश होकर के अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शरण में आते हैं तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए गर्व की बात है, और विशेष करके भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है। मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। मैं तो एक सिपाही के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना योगदान कर रहा हूँ। लेकिन खुशी तब होती जब पेशेंट कहता है सर आपकी दवा से मुझे मेरे रोगी को 40% लाभ हो गया, 50% लाभ हो गया। रोगी अमेरिका में बैठा हुआ है, दवा उसकी भारत से जा रही है, दवा जाने में भी उसका कोई रिलेटिव वहाँ ले जा करके पहुँचा रहा है, दवा 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद वहाँ पहुँच रही है, और उसके बाद रोगी खाना शुरू करता है और उसको अगर 40% लाभ होता तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गर्व का से सीना उठ जाता है। पंजाब, लुधियाना, जोधपुर, अभी जोधपुर की एक पेशेंट को दवा मैंने भिजवाया है, कैंसर का पेशेंट है, और कैंसर के रोगी इसमें मेरे संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। फिलहाल एक बात तो मैं ज़रूर कह दूं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन तमाम भारतवासियों से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो श्रोता इसमें सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, जब आपके शरीर में कोई कहीं गांठ हो जाए या गांठ में कोई आपको दर्द महसूस हो या गांठ हिलती जुलती नजर आए और गांठ की साइज बड़ी हो रही हो, तो आप तत्काल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज छोड़ देते हैं दूसरे चिकित्सकों के लिए या दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए, जहाँ पे बड़े नाम और दर्शन थोड़े वाली बात होती है, और जब आप फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं, जब वहाँ से आपको ये कहा जाता है कि रोगी को घर ले जाइए, 2-3 महीने इनको आराम कराइए और ईश्वर के भरोसे इनको छोड़ दिए, तब आपके दिमाग में आता है कि चलिए जब एक बार डॉक्टर श्रीवास्तव को भी आजमा लिया जाए या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों को भी आजमा लिया जाए। तो जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों को आजमाने के लिए फोर्थ स्टेज में आते हैं तो डॉक्टर अपनी कितनी मेहनत करेगा, अपने कितने % दवाओं का कमाल आपके शरीर में या रोगी के शरीर में दिखा पाएगा। फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम रोगी को अधिक से अधिक बेहतर लाभ दें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपसे कि एक डॉक्टर हो सकता है, ईश्वर का दूसरा रूप हो सकता है, लेकिन ठेकेदार नहीं हो सकता। आप गारंटी शब्द का इस्तेमाल ना करें कि मैं इसको ठीक ही कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। मैं कभी इस बात के लिए दावा नहीं करता कि मैं रोगी ठीक कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं बेहतर प्रयास करूंगा। मेरी पोस्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज के रोगी कैंसर के अच्छी संभावनाएं हैं उनके ठीक होने की, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन में बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, ये मैंने लिखा है। इसीलिए ईश्वर को के रूप में अगर चिकित्सक को रोगी मानता है, आज भी सुबह जौनपुर मेरे इस स्टूडियो से लगभग 250 किलोमीटर घूम करके उनको वाया फैजाबाद आना पड़ा,
मऊ से, आजमगढ़ से रोगी चल के आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी उपेक्षा नहीं करेगा, बल्कि मेरी अपेक्षा में आया कि इसका रोगी ठीक हो। वो ये कह के आते हैं कि मैंने आपका नाम बहुत दूर से सुना, मैंने आपको यूट्यूब पे सुना और मैं आपको भगवान मान के आया हूँ। तो मुझे अंदर से इतना रोना आ जाता है कि काश ये रोगी मेरे पास बहुत पहले आया होता तो मैं कुछ और बेहतर कर सकता। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, अपने क्षमता भर दवाएँ देता हूँ। और एक बात और कह दूँ, जो लोग बड़े बड़े कैंसर सेंटर का दावा करते हैं या बड़े बड़े पेटेंट कैंसर के नाम पे दावा करते हैं और बड़े महंगे प्रोडक्ट भेजते हैं, मैंने उनको चैलेंज किया है कि आप पेटेंट के नाम पे खेल कर रहे हैं, आप कैंसर के नाम पे खेल कर रहे हैं, और मैं अपनी इन्हीं दवाओं से, जितनी दवाएं हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई दवा नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई रैक नहीं है, सिर्फ 450 ml की दवाओं का रैक है, मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है। मैं इन्हीं में से उठाता हूँ और इन्हीं दवाओं से कैंसर के रोगी के दर्द में राहत देता हूँ, कैंसर के रोगी के घाव भरने में सहायता देता हूँ। इन्हीं दवाओं का कमाल है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े दावा करते हैं, वो क्या मिलाते हैं, कौन सी दवा देते हैं, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। और दाम कितने हाई हैं, मैंने तो फिक्स कर दिया कि मैं 15 दिन की दवा आपको 1200 रुपये और 500 रुपये हमारा मेडिसिनल चार्ज हुआ, 1700 रुपये मैं 15 दिन का ले रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा हम समझते हैं कि हमारे औषध का खर्चा भी नहीं आता है, तो हम रोगी से वही लें जो हमारा खर्चा है, उससे हमको कुछ बच भी जाए और हमारी दवाओं का दाम भी निकल आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पैसा कुछ भी ना पाएं, लेकिन अगर हमारा रोगी ठीक हो गया तो उससे बड़ी उपलब्धि या उससे बड़ा धन हमारा कुछ नहीं होगा। इस नाते मैं आप सबसे अनुरोध करूं कि आपके पास जब कोई रोगी ये कहे कि सर मैं पैसा देने में असमर्थ हूं लेकिन मेरी दवा कर दें, तो आप उसको नंबर 1 पे दवा कर दें। आप ये ना देखें कि इसके पास पैसा है कि नहीं है, आप भी मानवता दिखाएं। अभी मुझे खेद है इस बात का कि एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर इंस्टीट्यूट में एक रोगी अपने गहने को गिरवी रख करके वहाँ गया था दवा लेने, और लगभग उसका खर्चा लाखों में हुआ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर संस्थान में। और रोगी ज्यों का त्यों रहा, लौट करके वो रोगी जोधपुर पहुंचा। जोधपुर से उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उसकी से दवा भिजवाई और उस रोगी को बहुत लाभ हो रहा है। दवा का दाम तो मैंने क्लियर कर दिया। अब इतने महंगे खर्चे, लोग ये सोचते हैं कि कैंसर का रोगी अब तो फंस गया, हमसे चाहे जो मांग लीजिए, वो घर द्वार सब रजिस्ट्री कर देगा। ये आपकी धारणा गलत है मेरे भाई। आप किसी रोगी को परेशान ना करें। मैं एक बात आज और चलते चलाते कह दूं कि जब मैं आपके निकटवर्ती रोगी को रेफर करता हूं, तो इस उम्मीद में रेफर करता हूं कि आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बन के उसकी सेवा करेंगे। मैं इस उम्मीद में रेफर करता हूं कि आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम अपने क्षेत्र में जागिर करेंगे। लेकिन मुझे खेद है कि हमारे कुछ साथियों ने हमारे रोगियों के साथ गलत व्यवहार किया है। उनसे बड़ा ज़्यादा अधिक पैसा लेकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के नाम पर उनको ठगने का प्रयास फिर शुरू कर दिया, जो रोगी मैं रेफ़र करता हूँ। और मजबूरन जब रोगी ने मुझसे शिकायत किया तो फिर मुझे मजबूरन उन डॉक्टर महोदय से नमस्कार करना पड़ा और मुझे दवाएं यहाँ से स्वयं भेजनी पड़ी। तो आप कृपया, अगर मैंने आपसे कहा है कि आप अपने रोगी से कहें कि मैं अपने सीनियर से कंसल्ट कर रहा हूँ, सीनियर से कंसल्ट करने में आपकी गरिमा बढ़ती है। लेकिन अगर आपको मैंने रोगी रेफ़र किया और आपने रोगी को चूस लिया, उसका खून ही चूस लिया, तो उसके बाद बचेगा क्या? आप रोगी को उसके हैसियत के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार, उसके रोग के अनुसार दवा दें, दवा का दाम लें। मैंने इसीलिए रोगी आपके पास रेफ़र किया कि आप दवाओं का दाम लें। लेकिन अब इतना भी ना ले लें कि वो धत्त बोल जाए और 4 गालियाँ मुझको सुनाए कि आपने किस डॉक्टर के संपर्क में मुझको भेज दिया। बड़े कटु शब्दों में मुझे कहा गया कि आपने किस डॉक्टर के पास भेज दिया, तो खुद ही पुकार खाते हुए 5 दिन में मेरी दवा लेके आए और 5 दिन बाद मुझसे मिलने आए और पुकार इधर थूक रहे हैं उधर थूक रहे हैं, और मुझे किसी तरह से वो डॉक्टर लगे ही नहीं। बड़े शर्म मुझे आई कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या ऐसा भी लोग करते हैं। मेरे भाई, मैं निवेदन करता हूँ, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, कृपया जब कोई रोगी मैं आपको रेफ़र करूं तो आप उसको डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बन के ही देखिए। तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का गर्व है और तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम है। और अगर आपने ठगना शुरू किया तो आप ना तो सफल होंगे और ना वो रोगी ठीक होगा और बदनाम होगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हमारे यहाँ एक चीज़ हमारे साथी लोग कहते हैं कि सर आपने CNS में F1 बेन1 मिला रखा, फिर आप कह रहे हैं फीवर में F1 बेन1 देना चाहिए। देखिए L2 में, फिर आज एक बार सभी लोग सुन लें, L2 में और L3 में और CNS में हमारा L1 A3 ये कॉमन है।
लेकिन ये L1A3 यहाँ पे L1A3 के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एक कंपाउंड मेडिसिन L2, L3 और CNS के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जब हमको फीवर लगा हुआ है तो फीवर में हमको F1, बेन1, WE अलग से देना ही होगा, वो CNS के या L1 या L2 के L1A3 को कवर नहीं करेगा। इस नाते अगर उसमें जो दवाएं मिली हैं उन दवाओं को आप ओवरलुक कर जाइए। वो एक कंपाउंड मेडिसिन का फार्मूला मैंने सेट कर दिया कि L2, L3 और CNS है। शेष दवाएं आपको मिलानी ही पड़ेंगी। अगर उसकी ज़रूरत है तो आपको S1 ज़्यादा देना पड़ सकता है, F1 ज़्यादा देना पड़ सकता है, C1 आपको अलग से देना पड़ सकता है। ये आपको एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस आएगी, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको, या तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि दिन ब दिन आप इसको धीरे धीरे अपने प्रयोग में लेंगे तो आप स्वयं एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक के रूप में उभरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका नमस्कार।